कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी महाराजा। विजय सेतुपति और अनुराग कश्यप उसमें मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म काफ़ी देखी और पसंद की गई। का एक सीन था जब इंस्पेक्टर को पता चलता है कि नल्ला शिवम ने महाराज की बेटी का रेप किया है। वो सभी के सामने महाराज से पूछता है इसके साथ क्या किया जाए। महाराज कहता है भूल जाइए सर, माफ़ कर देते हैं। इंस्पेक्टर फिर पूछता है मुझे बताओ क्या इसे सज़ा देनी चाहिए। महाराज फिर कहता है जाने दीजिए सर। तब इंस्पेक्टर गुस्से में कहता है अगर इसने तुम्हारी बेटी का रेप किया हो फिर भी इसे छोड़ दें। महाराज हैरान हो जाता है और कुछ देर में समझ जाता है कि उसकी बेटी का गुनहगार नल्ला शिवम ही है। इंस्पेक्टर महाराज को हथियार देता है और कहता है लो इसे जान से मार दो। बाहर निकलते समय इंस्पेक्टर फिर वही बात दोहराता है हमारी बेटी के साथ ऐसा हुआ होता तो क्या हम भी चुप बैठते। बस इतनी देर में महाराज अपनी बेटी के रेपिस्ट को जान से मार देता है। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और ग्रूसम मर्डर के बाद से ही यह सीन चर्चा में है। कोलकाता की बेटी ने जिंदगी के अंतिम पलों में जितनी बेरहमी झेली उसे देखकर किसी का भी आक्रोशित होना लाजमी है। कोई भी चाहेगा कि न्याय होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। कैसे मिल रहा है इसकी परवाह शायद ही किसी को हो। फॉर द रिकॉर्ड एंड फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी, हम ऐसी किसी हिंसा के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं फिल्म तक सीमित नहीं रही हैं। देश में एक ऐसा वाकया हुआ है जब 200 से अधिक महिलाओं ने एक रेपिस्ट को चाकू से गोद कर मार डाला था। ये कहानी एक ऐसे सीरियल किलर और सीरियल रेपिस्ट की है जिसने 10 साल के आपराधिक जीवन में 40 बच्चियों, लड़कियों और महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाया, जिसने किसी पर कोई रहम नहीं किया। कभी 10 साल की बच्ची का रेप किया तो कभी 70 साल की बुजुर्ग का रेप किया। एक महिला का रेप तब किया जब उसकी शादी को सिर्फ 10 दिन हुए थे। एक महिला का रेप तब किया जब उसकी डिलीवरी को सिर्फ 10 दिन हुए थे। घटना के बाद महिला ने आत्मदाह भी कर लिया था। उसने 7 महीने की गर्भवती महिला और एक दादी का उसकी पोती के सामने भी रेप किया। रेपिस्ट की मौत के समय उस पर 26 मामले दर्ज थे। उसकी मौत भी कोई आम घटना नहीं थी। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब देश की एक अदालत के अंदर 200 से ज़्यादा महिलाओं ने एक रेपिस्ट की आंख, नाक, कान और मुंह में मिर्च भर दी थी। पुलिस और जज के सामने उस पर तब तक चाकुओं से हमला किया गया जब तक उसकी जान नहीं चली गई। महज 5 मिनट के अंदर उसकी कहानी खत्म हो गई। कोर्ट की दीवार और फर्श खून से लाल हो चुके थे। 200 महिलाएं प्रतिरोध और प्रतिशोध की अग्नि में दहकते हुए एक निस्तेज शरीर की तरफ देख रही थीं। वो जान चुकी थीं कि अब किसी महिला को इसकी हवस का शिकार नहीं होना पड़ेगा। उस रेपिस्ट का नाम था भारत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव। महाराष्ट्र का नागपुर शहर के बाहरी हिस्से में एक दलित बस्ती थी, कस्तूरबा नगर झुग्गी। यहाँ 300 परिवार रहते थे। यहीं का रहने वाला था अक्कू यादव। 1971 में पैदा हुए अक्कू के 2 और भाई थे, संतोष और युवराज। तीनों आपराधिक प्रवृत्ति के थे। अक्कू जिस बस्ती में रहता था वहाँ 2 एक्टिव गैंग थे। दोनों का एक ही उद्देश्य था, बस्ती पर अपना दबदबा और दहशत कायम करना। इसमें एक गैंग का मुखिया अक्कू यादव था। उसका आपराधिक करियर तो बहुत पहले से ही शुरू हो गया था, लेकिन पहली बार पुलिस रिकॉर्ड में उसका नाम 1991 में सामने आया। उस पर गैंगरेप में शामिल होने का आरोप लगा। यहीं से उसकी दरिंदगी का सिलसिला भी शुरू हुआ। अक्कू यादव का खौफ इस कदर था कि वो जिस रास्ते से गुजरता वहाँ महिलाएं घरों के अंदर चली जातीं और अपनी बेटियों को भी घर के अंदर कर लेती थीं। उसकी हवस ने उसे अपराधी से एक दरिंदा बना दिया था। वो सीरियल रेपिस्ट के साथ साथ सीरियल किलर भी बन चुका था। जो लड़की उसे पसंद आ जाती थी वो उसे किडनैप करता, उस पर टॉर्चर करता और अंत में उसकी हत्या कर देता। हत्या भी आम तरीकों से नहीं, कभी स्तन काट लेता, शरीर चाकुओं से छलनी कर देता और अंत में लाश रेल की पटरी पर फेंक देता। इतना कुछ होने के बावजूद अक्कू यादव पर रेप का चार्ज कभी साबित ही नहीं हुआ। अगर कोई उसके खिलाफ बोलता तो अगले दिन उसके शरीर के टुकड़े मिलते। ये सब 10 साल तक इसलिए चल पाया क्योंकि वो पुलिस वालों पर खर्च करता था। कभी उन्हें शराब पिलाकर बच जाता तो कभी उन्हें रुपए देकर बच जाता। पुलिस कुछ करती ही नहीं थी, इसलिए बेखौफ होकर वारदात अंजाम देता था। पुलिस महिलाओं की मदद करने की जगह उनके चरित्र पर सवाल उठाकर उन्हें वापस भेज देती थी। 2005 में कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव शॉर्ट में CHRI की एक रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक मौत के वक्त अक्कू यादव पर 26 केसेस दर्ज थे, जिसमें रेप, हत्या, डकैती, जबरन वसूली, घर पर हमला और जान से मारने की धमकी जैसे मामले शामिल थे।
14 बार उसकी गिरफ्तारी हुई। पहली बार 1999 में अक्कू यादव की गिरफ्तारी हुई। महाराष्ट्र निवारक निरोध कानून के तहत उसे 1 साल के लिए गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद द महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस एक्टिविटीज ऑफ स्लम लॉर्ड्स, बूटलेगर, ड्रग ऑफेंडर्स एंड डेंजरस पर्सन्स एक्ट के तहत भी उसे नामजद किया गया था। एक बार की बात है, सुबह के 4 बज रहे थे। अक्कू यादव ने घर का दरवाज़ा खटखटाया। महिला ने अंदर से पूछा, कौन? अक्कू ने कहा, पुलिस। महिला के पति ने दरवाज़ा खोला तो अक्कू ने उसके पति पर चाकू से हमला कर दिया, फिर उसको घर के बाथरूम में बंद कर दिया। इसके बाद महिला का बाल पकड़कर खींचते हुए उसे एक सुनसान जगह पर ले गया, वहाँ उसका रेप किया, फिर छोड़ दिया। ऐसे और भी कई किस्से हैं। आशाबाई नाम की महिला का उसकी 16 वर्षीय पोती के सामने रेप करके मर्डर कर दिया। सोने की बाली के लिए उसका कान काटा और अंगूठी के लिए उंगली काटी। ओशो भगत नाम की महिला का रेप के बाद स्तन काटा, बेटी और पड़ोसियों के सामने तड़पाया और शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कलमा की डिलीवरी को 10 दिन हुए थे, उसका रेप किया, जिसके बाद कलमा ने आत्मदाह कर लिया। उसके आदमियों ने 7 महीने की गर्भवती का भी रेप किया। उसने एक महिला का शादी के कुछ ही दिन बाद रेप किया। इस तरह की तमाम घटनाओं के बाद 2004 में उसे नागपुर से बाहर कर दिया गया। नागपुर में उसकी एंट्री बैन हो गई, फिर भी वो छुपकर सारी वारदात अंजाम देता था। फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने अक्कू यादव के अंत का आरंभ किया। हाफ द स्काई टर्निंग हेल्यून इन अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन वर्ल्ड वाइड, इस नाम की किताब में घटना का जिक्र है। कस्तूरबा नगर की जिस बस्ती में अक्कू यादव का आतंक था, वहीं पर एक परिवार रहता था। वो अपनी बेटी को पढ़ाना लिखाना चाहते थे और उसे अक्कू यादव की परछाई से दूर रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी उषा को होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए बाहर भेजा था। वो छुट्टी पर घर वापस आई थी। उषा के घर के बगल रत्ना यादव नाम की महिला रहती थी। उसके घर अक्कू यादव गैंग के लोग आए, मारपीट करने लगे। उषा ये सब सुनकर बाहर आई, लोगों के बीच में जाकर रत्ना को बचाया। पुलिस को फ़ोन भी कर दिया और संयोग से पुलिस आ भी गई। सभी लोग उषा को देख लेने की धमकी देकर वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद अक्कू यादव लगभग 50 लोगों के साथ उषा के घर आया। आते ही उसके घर पर तेजाब फेंका। उषा डरी नहीं, उसने कहा, रुको, मैं अभी पुलिस बुलाती हूँ। वो अंदर गई, उसके साथ साथ सभी लोग घर में दाखिल हो गए। तब उषा ने सिलेंडर का नॉब खोला और माचिस जलाकर कहा, तुम लोग आगे बढ़े तो यहीं आग लगा दूंगी, सब खत्म हो जाएगा। बस्ती वाले ये सब देख रहे थे। उनका भी हौसला बढ़ा कि कैसे एक लड़की अक्कू यादव को डरा रही है। 4 अगस्त 2004 को उषा ने एक मीटिंग कराई। इसमें सभी ने कहा कि कब तक अत्याचार सहेंगे। लोगों में गुस्सा तो था, वो उषा की बातों से प्रेरित भी हुए और अक्कू यादव के घर को आग के हवाले कर दिया। अक्कू समझ चुका था कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। वो मौके से भाग निकला। भीड़ से बचने के लिए उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। 13 अगस्त 2004 अक्कू यादव पुलिस हिरासत में था। वो सुनवाई के दौरान कोर्ट से सुरक्षा की मांग भी करने वाला था। नागपुर की जिला अदालत की 7 नंबर कोर्ट में उसकी पेशी होनी थी। ये बात पूरी बस्ती की महिलाओं को पता थी। दिन के करीब 2:30 से 3 बज रहे थे। पुलिस उसे लेकर कोर्ट आई। तब वहाँ सैकड़ों महिलाओं की भीड़ मौजूद थी। सभी के पास धारदार हथियार थे। कोर्ट में कदम रखते हुए अक्कू यादव के चेहरे पर कोई अपराध बोध नहीं था, कोई पछतावा नहीं था। वो बेशर्मी से भरे आत्मविश्वास में था। उसकी नज़र एक रेप सर्वाइवर पर पड़ी। उसने रेप सर्वाइवर पर तंज किया, उसे वेश्या कहा और बोला कि फिर से रेप करेगा। पुलिस वाले भी इस बात पर हंसने लगे। तभी कोर्ट में आगे बैठी एक महिला ने चप्पल निकाल कर अक्कू के सिर पर मारना शुरू कर दिया। मारते हुए उसने यादव से कहा, या तो मैं तुझे मार डालूंगी या तू मेरा खून कर दे। हम दोनों इस धरती पर नहीं रह सकते, या तो तू रहेगा या मैं। बाकी महिलाओं ने पहले पुलिस की आंखों में मिर्च झोंकी, फिर अक्कू पर टूट पड़ी। 200 से अधिक महिलाओं ने अक्कू पर 74 बार चाकू से हमला किया। उसकी आंख, नाक, कान और मुंह में मिर्च भर दी। उसके चेहरे पर पत्थर से वार किए। पूरी कोर्ट के अंदर सभी जजेस के सामने उसे दौड़ा दौड़ा कर मार डाला। एक महिला ने उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया। वो रहम की भीख मांग रहा था, पर महज 5 मिनट में उसकी कहानी खत्म हो गई। अब तक उसकी चीखें आना बंद हो चुकी थीं। कोर्ट की दीवार और फर्श उसके खून से लाल हो चुकी थी। घटना के बाद पूरी बस्ती में जश्न का माहौल था। घटना की जांच शुरू हुई। सभी महिलाओं ने कहा कि उन्होंने अक्कू को मारा। पुलिस ने उषा को गिरफ्तार किया। पूरी बस्ती पुलिस की इस कार्रवाई से गुस्से में आ गई। विरोध प्रदर्शन हुआ, थाने को घेर लिया गया।
पूरे नागपुर में विरोध होने लगा, जिसके बाद उषा को रिहा कर दिया गया। पुलिस ने कुल 100 महिलाओं को आरोपित बनाया और 18 पर मुकदमा चला, लेकिन सबूतों के अभाव में सभी को बरी कर दिया गया। ये हमारे देश में ही संभव है कि अक्कू यादव जैसे अपराधी ने इतने रेप और मर्डर किए, फिर भी वो इतने समय तक बेखौफ और सुरक्षित रहा। ये घटना हमारे सिस्टम के लिए भी रियलिटी चेक है। आखिर पुलिस ने ही समय रहते ईमानदारी दिखाई होती तो इतनी निर्दोष लड़कियों और महिलाओं को ये सब कभी न झेलना पड़ता। एक करप्ट सिस्टम की वजह से कितने निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। पुलिस की लापरवाही और निष्क्रियता की वजह से लोग भी डरे सहमे रहते थे। वो जानते थे कि आवाज़ उठाने पर भी पुलिस उनका साथ नहीं देगी। एक घटिया सिस्टम की वजह से एक क्रिमिनल पहले सीरियल रेपिस्ट बना, फिर सीरियल किलर। लोगों के इमोशंस के हिसाब से देखेंगे तो कम ही लोग इस घटना को गलत ठहराएंगे, लेकिन कानून की नज़र में ये घटना सही तो नहीं कही जा सकती है। ऐसी घटना की नींव में भी कानून ही है। अगर कानून का ही पालन होता और पुलिस अपनी जिम्मेदारी सही से निभाती तो बात कभी इतनी बढ़ती ही नहीं। ऐसी घटनाएं लोगों को सवाल करने पर मजबूर करती हैं, हथियार उठाने को लाचार करती हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में भयावह घटना हुई, फिर लोगों ने नागपुर की घटना को याद करना शुरू किया। उसकी वजह यही थी कि लोगों को इंसाफ की उम्मीद ही नहीं थी। उन्हें सरकार, पुलिस, प्रशासन और अदालत से कोई आशा नज़र नहीं आई। उन्हें अंदाज़ा है कि घटना महज एक खबर बनकर रह जाएगी और इसका हल कभी नहीं निकलेगा।